डियर स्टूडेंट्स, फैशन मर्चेंडाइजिंग पे मैं आपको एक पहला वीडियो अपना डाल चुकी हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको मर्चेंडाइजर्स के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, मर्चेंडाइजर्स के क्या काम होते हैं, उनके क्या अधिकार होते हैं और क्या मर्चेंडाइजिंग एक्चुअली अब उसकी परिभाषा क्या है, कैसे मर्चेंडाइजिंग की जाती है। अब है फैशन मर्चेंडाइजिंग, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो है गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम फैशन से रिलेटेड आपको सब कुछ सिखाते हैं। फैशन मर्चेंडाइजिंग भी एक्चुअली फैशन मर्चेंडाइजिंग ही है, जिसमें कि हम मर्चेंडाइज़र की जैसे कि मर्चेंडाइजिंग में बताया था मैंने कि कोई भी वस्तु को इस तरीके से बेचना कि उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित हो सके। अब है फैशन मर्चेंडाइजिंग। फैशन मर्चेंडाइजिंग मतलब कि कोई भी डिज़ाइनर के द्वारा डिज़ाइन की गई शैली को हम इस तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं कि उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित हों और उसको खरीदने में अपने को मतलब उनका मन करे कि हम उसको खरीद लें। और इसमें क्या है कि इसके ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग जनरली सोचते हैं कि फैशन उद्योग का मतलब खाली डिज़ाइन से संबंधित होता है, पर ऐसा नहीं है। डिज़ाइन ही फैशन नहीं है। फैशन उद्योग में जब भी अगर हम जाते हैं तो डिज़ाइनिंग तो पार्ट एक उसका विभाग है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और भी उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, जिसमें कि हम डिज़ाइनिंग के साथ साथ उसकी स्टिचिंग पार्ट भी होता है, फिर उसके बाद उसकी हम फिनिशिंग पार्ट होता है, उसका प्रेसिंग पार्ट होता है, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग का डिपार्टमेंट होता है और फिर उसको हम शॉप्स तक ले जाते हैं, रिटेलर्स का पार्ट होता है उनके वहाँ पे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे विभाग होते हैं जो कि एक फैशन उद्योग से जुड़े होते हैं, और इन सभी का समन्वय करके जब हम चीज़ों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं तो वो फैशन मर्चेंडाइजिंग कहलाता है। फैशन मर्चेंडाइजिंग में जनरली क्या होता है, आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, जिसमें ऑनलाइन के द्वारा वो अपने मोबाइल के द्वारा या ऑनलाइन के द्वारा हम अपने ड्रेसेस जो भी पसंद कर रहे हैं, जो भी शैली पसंद कर रहे हैं, वो ऑर्डर दे देते हैं और डायरेक्ट उनके घर पे आ जाता है। इसी तरीके से एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स भी अपनी फैशन की चीज़ों को, शैलियों को उनको ऑनलाइन ही उनका सौदा कर लेते हैं। परंतु फिर भी 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट दुकानों पे जाकर चीज़ों को खरीदते हैं। ऐसे समय में फैशन मर्चेंडाइज़र बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो अपने शोरूम्स को इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाता है कि उसकी तरफ जो है उपभोक्ता आकर्षण दिखाएं। फैशन मर्चेंडाइजिंग की आवश्यकता क्यों होती है? नीड ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग। अलग अलग नज़रिए से अगर हम देखें तो उत्पादक के नज़रिए से फैशन मर्चेंडाइजिंग इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको इसके से पता चलता है कि आजकल बाज़ार में क्या ट्रेंड है, लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, उन किस तरह की शैली विकसित की जाए कि लोग उसकी ओर आकर्षित रहें, किस मौसम में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद की जाएगी, किस लक्षित मार्केट की कितनी जनसंख्या है, और उनको पता रहता है कि कौन से पूरी कैलेंडर मतलब उनको पूरे साल की योजना बनाना। इसके कारण वो पूरे साल की योजना बना सकते हैं कि हमें कौन से समय में कौन सी चीज़, किस तरह की शैली, कितनी मात्रा में हमें भेज देनी है। इसके साथ साथ जो है ये उत्पादक और ख़रीदार फैशन मर्चेंडाइजिंग की वजह से ही आपस में उनका संवाद हो पाता है। फिर है खरीद गृह के नज़रिए से। खरीद गृह क्या चीज़ होती है? एक्चुअली खरीद गृह एक तरीके एजेंसीज होती है ज़्यादातर, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हाउस के इंपोर्ट करने वाले लोग उससे कांटेक्ट रखते हैं, वो इसी के थ्रू चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि
खरीद एजेंसी जो होती है वो अपने जो ग्राहक होते हैं उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। उनको लागत से लेकर उनकी चीज़ों को शिप तक पहुंचाने का काम सब कुछ इन्हीं का होता है। तो जो खरीद गृह होते हैं इनको क्या फ़ायदा होता है कि ये विक्रेता और उनके बीच में समन्वय करवा सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, ऑर्डर का विश्लेषण कर सकते हैं कि किस तरह का ऑर्डर दिया गया है, किस चीज़ की आवश्यकता है, और फिर व्यापारियों को उसका भुगतान करवा सकते हैं और अपनी जो दैनिक रिपोर्ट है वो इसके कारण वो अपनी दैनिक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। फिर है फैशन मर्चेंडाइज़र को क्या लाभ है इसको। जैसे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे अगर आपने जीपीएम सब्जेक्ट जो लिया है, अगर इसके ग्रेजुएशन के बाद, बीए करने के बाद अगर आप एमए करते हैं, उसके बजाय आप एमबीए में डिफरेंट कोर्सेज करें तो शायद उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। उसमें से है एक मर्चेंडाइजिंग का कोर्स जो एमबीए में कराया जाता है। तो फैशन मर्चेंडाइजर्स जब आप बन जाते हैं तो उनको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस जॉब की भी डिमांड बहुत अधिक है, क्योंकि अब फैशन का ज़माना है, बहुत जल्दी जल्दी फ़ैशन चेंज होते रहते हैं, नई नई शैलियाँ आती रहती हैं। तो फैशन मर्चेंडाइज़र एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है अपनी नई नई शैलियों के लिए, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए। तो इनकी बहुत अधिक मांग होती है। जो फैशन मर्चेंडाइजर्स होते हैं इनका पेमेंट अच्छा होता है, इनकी तनख्वाह अच्छी होती है, इनको बहुत सी जगहों पर यात्रा करने का अवसर मिलता है, देश विदेश में जाने का अवसर मिलता है। जब ये देश विदेश में जाते हैं, बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं और उनकी भाषा, उनकी संस्कृति देखते हैं, सुनते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। जो मर्चेंडाइज़र होता है ये बहुत से तरह के कार्य करता है, जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया था इनके कार्यों में। तो जब ये बहुत सारे तरह के कार्य करता है, बहुत सारी तरह की भूमिकाएं करता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है। और जब वो जॉब छोड़ना चाहता है तो उसके पास बहुत सारे रोज़गार के अवसर खुल जाते हैं, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत सारे फील्ड में होता है। तो हम कहेंगे कि फैशन मर्चेंडाइज़र के नज़रिए से भी बहुत अधिक फ़ायदे होते हैं। मर्चेंडाइज़र जो होता है एक्चुअली उत्पादक और ख़रीदार के बीच में भूमिका निभाता है पुल की। इसी से जो है ऑर्डर्स जो मिलते हैं इसको ख़रीदार से, और ये डिज़ाइनर्स तक उन ऑर्डर्स को देता है और उनके बीच में आपस में संवाद करता है, ऑर्डर के विश्लेषण को करता है, उसका देखता है कि किस चीज़ की कहाँ पर कैसी ज़रूरत है। तो इस कारण से जो है इसमें सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स बच्चों आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान से ज़्यादा आजकल सॉफ्ट स्किल्स पूछी जाती है। अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सॉफ्ट स्किल्स मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका बोलने का तरीका, आपका खड़े होने का तरीका, आपका लैंग्वेज में आप कितने एक्सपर्ट हैं। तो इस तरह से करीब 80 से ज़्यादा ऐसे छोटे गुण होते हैं जो कि आपके अंदर होने ज़रूरी हैं और किसी से बातचीत करते समय। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जब आप बहुत जगह जगह पे मर्चेंडाइजर्स जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने के साथ साथ उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप होती हैं। इसके अलावा मर्चेंडाइज़र को इतना ज्ञान हो जाता है कि किसी भी शैली के लिए कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे या कौन सी ट्रिम्स की ज़रूरत होगी। ट्रिम्स क्या होता है एक्चुअली? ट्रिम्स मतलब जो भी जब हम कपड़े की सिलाई करते हैं तो सिलाई के बाद के अलावा कपड़े में सिलाई के अलावा जो भी चीज़ें लगाई जाती हैं वो ट्रिम्स कहलाती हैं। जैसे कि बटन्स हो गए, ज़िप हो गई, मोटिफ हो गए, लेस हो गई, ये जो भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा लगाते हैं सिलाई के अलावा वो सब ट्रिम्स कहलाती हैं। तो एक मर्चेंडाइज़र को कपड़े और ट्रिम्स का भी ज्ञान हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लग सकती है।
फैशन मर्चेंडाइज़र को फ़ायदों के साथ साथ थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। सबसे बड़ी बात है कि उसका ओवरबर्डन काम होता है, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसके ऊपर बोझ बहुत अधिक होता है काम का। दूसरा, उसको यात्राएं भी बहुत अधिक करनी पड़ती है, क्योंकि उसको कई जगह जाना पड़ता है, देश विदेश में बहुत सी ऐसी जगह जाना पड़ता है, अपने लक्षित बाज़ार देखने जाना पड़ता है, उनका विश्लेषण करना पड़ता है, तो उसको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि इसका जो तरीका है वो थोड़ा एंटी सोशल है या असामाजिक एटीट्यूड वाला इनका काम होता है, तो वो लोगों के द्वारा थोड़ा कम पसंद किया जाता है। फिर अब क्योंकि फ़ैशन स्टोर्स इतने ज़्यादा बन गए हैं, तो उसके लिए हर जगह फ़ैशन मर्चेंडाइज़र की ज़रूरत होती है, तो अब फ़ैशन मर्चेंडाइज़र्स भी बहुत अधिक कोर्सेज करने लगे हैं लोग इसका, तो इनके बीच में कंपटीशन भी बहुत हो गया है। इसके अलावा इनकी जब ट्रेनिंग होती है तो वो ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती है, जिसके अंदर इनको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, तो वो ट्रेनिंग भी इनके लिए टफ़ हो जाती है थोड़ी, और वर्क भी इनको बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है, क्योंकि इनका काम थोड़ा ज़्यादा होता है। पहले वीडियो में मैंने मर्चेंडाइजर्स के कार्य बताए थे, इसमें मैं फैशन मर्चेंडाइजर्स के कार्यों को आपके सामने लाऊंगी। इनका सबसे पहला काम है कम्युनिकेशन या संचार। एक्चुअली में फैशन मर्चेंडाइजर्स जो होते हैं, इनको जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं फैशन से रिलेटेड, उन सभी से कन्वर्सेशन करनी होती है, उनसे बातें करनी होती है, जैसे कि सोर्सिंग का, क्रय विक्रय विभाग, लेखा विभाग, उत्पादन विभाग, शिपिंग विभाग, और साथ साथ खरीदार, उच्च अधिकारी, सहायक, मजदूर, सभी के साथ उनको संवाद करना पड़ता है, ताकि जो भी चीज़ बन रही है वो बिल्कुल सही और सही मात्रा में, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की और आवश्यकता के मांग के अनुसार बने। तो सबसे पहला काम तो उनका संचार हो गया। दूसरा जो उनका काम है वो है योजना या प्लानिंग। तो जब उनके पास, उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ की डिमांड है, तो उस डिमांड के आधार पर वो पूरे साल की प्लानिंग करते हैं, कहाँ से रंग लेना है, कहाँ से बुना कपड़ा लेना है, किस तरह का लेना है, और किस मौसम में कौन सी चीज़ बनेगी, कौन से मार्केट में जाना है, ये सब प्लानिंग उनको ही करनी होती है। उसके बाद उनको जो भी काम हो रहा है उस पर ट्रैकिंग रखनी पड़ती है, नज़र रखना पड़ता है कि जो काम जैसा कहा गया था उसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे काम अटक रहा है। अगर अटक रहा है तो उनको उसको सुधारना है। नेक्स्ट जो उनका काम है वो है निर्णय लेना, जिसके अंदर जैसे कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा भी उनकी योजना के अनुसार काम नहीं हो रहा है या कहीं समस्या आ रही है, तो वो उसको बदल सकते हैं, उसके अंदर बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद इनका जो है नेक्स्ट है सोर्सिंग। सोर्सिंग मतलब कि कहाँ से कौन सी चीज़ मिलेगी, कहाँ पर तो ये चीज़ें वो देख के रखते हैं। जो भी इस फैशन शैली से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो उसको कहाँ से लानी है, किधर से लानी है, ये सब उसका काम होता है। कन्वर्सेशन में क्या है कि उसको ट्रिकी तरीके से बातचीत करनी पड़ती है, ताकि लोगों को उसके ऊपर विश्वास हो सके, उसकी बातचीत के कारण वो उससे उस चीज़ को खरीदने के लिए आकर्षित हो सके। नेक्स्ट उसकी जो कार्य है वो है लागत या कॉस्टिंग, क्योंकि उसको पता होता है कि किस चीज़ की कहाँ कैसी डिमांड है, कितना उसमें कपड़ा लग रहा है, किस तरह की, तो वो सारी कॉस्टिंग उसको करनी होती है। और वो कॉस्टिंग इस तरीके से करनी होती है कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा भी ना हो, कि लोग उस चीज़ को ना खरीदें। इन कंपटीटर्स के चीज़ों कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए वो बनाई जाती है, और ना इतना कॉस्ट कम हो कि उनको फ़ायदा नहीं हो। तो कॉस्टिंग करना भी इनका ही काम होता है। नेक्स्ट है समन्वय। जो भी मर्चेंडाइजर्स होते हैं, फैशन मर्चेंडाइजर्स, इनको एक्चुअली में डिज़ाइन विभाग के अलावा
जितने भी विभाग होते हैं उन सब के बीच में समन्वय बिठा के रखना होता है, जिससे कि काम जो है बिल्कुल स्मूथली एक से बाद एक चलता रहे और बिल्कुल सही समय पर सही प्रकार से काम हो जाए। नेक्स्ट है रिपोर्ट बनाए रखना। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको रिपोर्ट कर तैयार करके रखते हैं उनकी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो या फिर वो उसके फॉर्म में हो, कंप्यूटराइज करके उसको रखा जाए। अब है फैशन मर्चेंडाइजिंग में कुछ और भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि कुछ अवधारणाएं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। पहला है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट लक्षित बाज़ार, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारी जो शैली बनी है, जो भी डिज़ाइन बना है, उसका एक अलग मार्केट होगा। हर शैली हर जगह नहीं बिक सकती। जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी पहले कि मान लीजिए अगर हम पैकलेस ड्रेस बना रहे हैं या बहुत ऊंची घुटने से ऊपर तक की कोई ड्रेस बना रहे हैं, तो वो ड्रेस हमारी गांव में नहीं बिकेगी। उसके लिए हमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली, बॉम्बे, हमें वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो हर शैली का, या जैसे अगर हम गांव की जो ड्रेस बना रहे हैं वो ड्रेसेस हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं बिकेगी। तो हर शैली का एक अपना लक्षित बाज़ार होता है। उसके लिए हमें उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ भी हम अपनी शैली ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ उसको लोगों के ख़रीदने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। देखिए ये इस चित्र में दिखाया गया कि मान लीजिए पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के लोग हैं, तो उसमें हम अपनी शैली के अनुसार उस छोटे से हिस्से को चुन लेंगे जहाँ के लोग हमारी खरीदना पसंद करेंगे। दूसरा है कि बाज़ार को भी कुछ भागों में बांटा जाता है, क्योंकि जो बाज़ार हैं उनको 4 भागों में हम बांटते हैं, जो जिसमें भी हमारा संबंधित हमारी शैली को लोग लेने को तैयार हैं। मतलब ये कहाँ से हम लेते हैं, ये लक्ष्य टारगेट जो हमने मार्केट चुन लिया उसको भी हम किस तरीके से चुनते हैं उसके बारे में से बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए हमने अपने बाज़ार को 4 भागों में बांटा है। पहला है जनसंख्या सांख्यिकी विभाजन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। हम मार्केट को किसके आधार पर डिवाइड करते हैं, जनसंख्या, आयु, सेक्स, व्यवसाय, शिक्षा और आय के आधार पर। कि जो भी हमने शैली बनाई है तो वहाँ पे कितनी जनसंख्या के लोग हैं, जहाँ पे किस एज ग्रुप के लिए हमने बनाई है। जिस एज ग्रुप के लिए बनाई है, मान लीजिए हमने मिडिल एज के लिए बनाई है, जैसे छोटे बच्चों के लिए बनाई है, तो उस जगह कितने हमें छोटे बच्चे मिलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है उस जिस एरिया में हम बेचने जा रहे हैं वहाँ छोटे बच्चे उतने हो ही नहीं, या वहाँ के लोग किस तरह का व्यवसाय करते हैं। अगर महंगी चीज़ है वो पता नहीं उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो या बहुत हमने क्वालिटी अच्छी नहीं बनाई है, तो कहीं वहाँ अच्छे लोग रहते हों, हाई सोसाइटी के लोग रहते हों जो कि हमारी ख़राब क्वालिटी को ना खरीदें। तो इन सब को देखते हुए हम लक्षित बाज़ार को जनसांख्यिकी के आधार पर विभाजित करते हैं। दूसरा जो विभाजन होता है भौगोलिक विभाजन, वो वहाँ की संस्कृति, भाषा, जलवायु के आधार पर होता है, जिसके आधार पर हम अपने कपड़ों को देते हैं। कि अगर जलवायु पर बहुत डिपेंड करता है हमारी शैली। ठंडे प्रदेशों की शैली हमारी अलग होगी, गर्म प्रदेशों की हमारी शैली अलग होगी, और इसी तरीके से अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग तरह की ड्रेसेस पसंद करते हैं। अब है थर्ड जो टाइप है वो है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन या मनोवैज्ञानिक विभाजन। ये जो मनोवैज्ञानिक विभाजन होता है ये उनकी जीवन शैली के आधार पर होता है। किस तरह का सोशल स्टेटस है वहाँ पे, कैसे लोगों की पर्सनैलिटी है, उसके बेसिस पर ये सेगमेंटेशन होता है। यहाँ इसी के आधार पर हम अपना लक्षित बाज़ार चुनते हैं। फिर है व्यवहार विभाजन, जिसमें क्या होता है कि ये 4 तरह का होता है। उसके आधार पर हमारी शैली लोग पसंद करते हैं। कि कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हम किसी अवसर के आने पर ही हम उस चीज़ को खरीदें, जब हमारा अवसर आएगा तब हम खरीदें। कुछ उपयोगिता को ध्यान में रखते वस्तुएं खरीदते हैं। कुछ सोचते हैं कि हमें कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको खरीदने से, तब खरीदते हैं। और कुछ लोग क्योंकि लॉयल होते हैं उस चीज़ के लिए, तो भाई खरीदना ही है,
तो ब्रांडेड है या कुछ है तो हम खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। तो इसके आधार पर लक्षित बाज़ार तय कर लिए जाते हैं। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग जो है वो आपकी शैली को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, और वो भी लक्षित बाज़ार चुनने के बाद वो शैली बिल्कुल प्रॉपर जगह पर प्रॉपर समय में पहुंचती है। थैंक यू सो मच।